So in the last classes we have discussed about some of the part. Are you listening my voice? Hello? Yes, sir. Okay. So in the last class we are discussing some part of this suicidal threat. So violent behavior is also completed. Aggressive patient is also completed. So now we have to see the seclusion and restraint. In the seclusion or restraining. So in the last some part we have discussed on the seclusion. Seclusion means the person is kept alone in a room from which the person is physically prevented from the harm. मतलब seclusion का मतलब होता है कि एक पेशेंट को जो किसी भी दूसरे पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है या खुद के लिए हार्मफुल होता है, ऐसे पेशेंट को जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, उनसे फ्री फ्रॉम रख करके उनको एक कमरे में सेपरेटली उनको रखा जाता है, जिसको कहते हैं सेक्लूजन. सेक्लूजन पर्सन केप्ट अलोन इन ए रूम फ्रॉम विच द पर्सन इज फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम द हार्म. So degree of seclusion varies and depends on the number of the factors such as level of threat of physical harm to the patient or other. मतलब वो खुद को हार्म पहुंचा सकता है या दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है. दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज जज बाय द लेवल. सो द लेवल शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल, सो दैट वी हैव टू prevent the patient from the threat, so that we have to keep the person separately in the separate room. So this is the degree of seclusion can be maintained according to the level. So next is the therapeutic principle of the seclusion. So therapeutic principles of the seclusion के अंदर there are three principles we have to follow here: containment, isolation and decrease in the sensory output. So containment, what do you mean by the containment? आपको पता है, आपका containment शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि रेड जोन है, आपका ग्रीन जोन है या येलो जोन है, जो भी है, ठीक है. So that is a containment area. So containment means patient are restricted to place where they are safe from harming themselves and other patient. कंटेनमेंट का मतलब होता है कि जहां पर पेशेंट दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, उन पेशेंटों को हम अलग से रखते हैं. सो पेशेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर द publics are there, so that where they are become safe from harming, खुद को हार्म पहुंचाने से बच जाते हैं और दूसरे पेशेंटों को हार्म करने से वो बच जाते हैं. दैट इज अ कंटेनमेंट एरिया शुड बी मेंटेन इन द पर्टिकुलर seclusion. Second is isolation. So that those patients are become aggressive, those who are patient is become violent, they are keeping isolated in the separated area. So decrease in the sensory input. जो sensory input होते हैं, जैसे कि just like internal sensory area, external sensory area. So that is a internal stimuli or external stimuli. We are keeping away from the sensory input. So that is these are the three principles of the seclusion. First is a containment, second one is a isolation, and third one is a decrease in the sensory input. सो नाउ वी हैव टू सी द रिस्ट्रेंट. रिस्ट्रेंट क्या होता है? सेक्लूजन का पता लग गया है. सेक्लूजन एक एरिया होता है जहां पर पेशेंट को सेपरेटली रखा जाता है, जो फ्री फ्रॉम एनी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई या एनी ऑब्जेक्ट जो अपने खुद को हार्म पहुंचा सकता है या किसी दूसरे पेशेंट को हार्म कर सकता है. तो दैट पेशेंट इज कीपिंग सेपरेटली इन द वन रूम बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टाफ नर्सेज. सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्लूजन. सेक्लूजन के अंदर कंटेनमेंट एरिया हो गया, आपका आइसोलेशन हो गया, और थर्ड वन हो गया आपका, क्या है था थर्ड वन है आपका डिक्रीज इन द सेंसरी इनपुट, दैट इज स्टिमुलाई. सो नेक्स्ट इज द रिस्ट्रेंट. रिस्ट्रेंट क्या होता है? रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज इंटेंशनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए पर्सन वॉलंटरी मूवमेंट और बिहेवियर. इंटेंशनली का मतलब होता है कि हम खुद उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं. पर्सन खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी बिहेवियर को डेवलप करने से पहले.
तो कोई भी बिहेवियर वो कर रहा है, जो बिहेवियर बिकम एबनॉर्मल है, माल अडेप्टिव है, उस कंडीशन में पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उस कंडीशन में ये एक इंटेंशनल रिस्ट्रिक्शन होता है जो पर्सन को उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया जाता है। सो देयर आर सम ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ द रिस्ट्रेंट हियर। फर्स्ट इंडिकेशन है आपका कि जो पेशेंट इंपल्सिव होते हैं, जिनका बिहेवियर अनकंट्रोल्ड होता है, उन पेशेंट को रिस्ट्रेंट किया जाता है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, जो किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, उन पेशेंट को हम पर्टिकुलर रिस्ट्रेंट करते हैं। सेकेंड रीजन टू प्रिवेंट द हार्म टू द अदर एंड टू अदर पेशेंट, मतलब दूसरे अदर पेशेंट्स होते हैं या किसी अदर जो लोग होते हैं उनको हार्म पहुंचाने से हम उसको रिस्ट्रेंट के द्वारा प्रिवेंट करते हैं। टू प्रिवेंट द सीरियस डिसरप्शन ऑफ द ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट, यदि कोई भी एनी एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन या एनी टाइप ऑफ माल अडेप्टिव बिहेवियर, so we should have the particular environment free from the particular the condition, so that is a prevent the serious disruption of the treatment environment, जहाँ पर पर्सन खुद दवाई नहीं ले रहा है या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उसमें पर्सन के अंदर मतलब जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे ईसीटी देते हैं किसी पेशेंट को, तो ईसीटी देने से पहले पेशेंट को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेंट करते हैं। क्योंकि हम रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट ईसीटी लेने से मना करेगा और भाग जाएगा वहां से। तो हम उसको रिस्ट्रेंट करते हैं कि आपका ईसीटी का टाइम आ गया, तो यू शुड गो फॉर द ईसीटी एंड वी आर रिस्ट्रेनिंग यू, so you cannot go anywhere. So that is to prevent the serious disruption of the treatment environment. That is a बाउंडेशन करते हैं, बाउंडिंग करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को, that is known as restraint. So there are types of the restraint here. There are two types of the restraint: physical restraint and chemical restraint. फिजिकल का पता है कि आपको हेलो सर। हेलो सर 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 यस हेलो सर। सर हाँ, कोई ना बार बार मीटिंग से रिमूव कर देता है। आपके ग्रुप में है कौन कौन है, जो ग्रुप है वो ही यस सर, मैंने बहुत बार ज्वाइन कर लिया है और मेरे साथ ही नहीं 3-4 बच्चे और उनके साथ भी हो रहा है, रिमूव कर देता है। देखो इसमें एमरीन है, अनन्या है, अनुभवी है, अकीरा है, आइकम है, राजकम, बबीता रॉट है, देन उसके बाद है विपिन शर्मा है, चंद्रकला है, दीपिका है, दिव्या है, हरप्रीत है, किरण है, कोई अदर पर्सन भी नहीं जुड़ा है इसके अंदर, शिखा भी है। सर पता नहीं क्या कर रहे, रिमूव कर देते हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने। तो ऐसे कैसे कर देते हैं ये रिमूव? क्योंकि जब मैंने इस क्लास को चालू किया है, स्टार्ट किया है, तो मैं ही कंट्रोल करूंगा, यानी नो वन कैन कंट्रोल। सर पता नहीं स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या आता है, समवन रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ऐसा कौन कर रहा है इस ग्रुप में? सर पता नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है इसी वजह से। सर दिमाग खराब कर रखा है, 5-6 बार वो कर लिया मैंने ज्वाइन। पता भी नहीं लगता है ना इसको क्या करें। यदि those who are not interested please, हेलो, those who are not interested please they can go। कोई फोर्सफुली नहीं दे रहा मैं क्लास, कि उनको जरूरी है कि आना है क्लास और ज्वाइन करना ही है। They can go, but why you are disturbing others? Why you people are disturbing एक दूसरे को? If you don't want class, just to tell me कि ये है। Why you are disturbing another person, those who are taking the more interest? कोई मुझे लगता नहीं है कोई रिमूव करेगा, बट पता नहीं कि कौन पर्सन है। आई एम बिलीविंग और ऑल पर्सन इन योर ग्रुप कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, बट व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग। सर एक बार करे तो ठीक भी है, बार बार करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है। हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि समवन रिमूव द क्लास।
तो प्रॉब्लम है ही तो, क्योंकि कॉपरेशन है ही नहीं ग्रुप के अंदर कि एटलीस्ट कॉपरेट करें, अटेंटिवली सुने इस क्लास को, और थोड़ा जो सामने क्लास ले रहा है उसका रिस्पेक्ट करें। और भाई दीस पीपल्स आर डूइंग, आई डोंट नो। उसे नहीं लेनी है तो खुद रिमूव अलग हट जाए ना, दूसरों को करना है फिर बात। हाँ दीपिका बताइए, दीपिका। यस हेलो। सर। हाँ क्या कह रही थी दीपिका? सर मैं सर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो खुद रिमूव करके बैठ जाए ना, दूसरों को remove कर रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, दैट्स करेक्ट। मतलब उसको यदि खुद को प्रॉब्लम हो रही है, इज नॉट इंटरेस्टेड, देन ही कैन स्टॉप हिमसेल्फ। व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स? क्योंकि दूसरों को भी यस डिस्टर्बेंस होता है क्लास के अंदर। अब पता है कि दिस क्लास इज, आई यू नो दैट ये क्लास जो है आपकी रिकॉर्ड हो रही है। अब उस क्लास में जो आगे मैनेजमेंट के पास जाएगी ना, देन योर क्लास विल बी डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट हो जाएगा क्लास के अंदर, देन योर क्लास इज बिकम डिफॉल्ट। So should not do like this, because your class recording is going on, and recording will go to the higher management. So you should not do like this. If you have any specific problem, then you can identify and you can ask anything directly to me. You should not do any like this type of behavior. So there are types of restraint here: physical restraint and chemical restraint. सो द फिजिकल रिस्ट्रेंट, एज यू नो दैट, फिजिकल के अंदर क्या होता है कि हम फिजिकली उसको रिस्ट्रेंट कर देते हैं। किसी जैसे कोई भी व्यक्ति होता है या जा रहा है वहाँ से और मूव कर रहा है, तो उस मूव करने से पहले यदि कोई भी एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए जा रहा है, तो उसको हम बाउंड करते हैं, उसको फिजिकली रिस्ट्रेंट करते हैं। तो फिजिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द पेशेंट the freedom of the movement and normal access to one body, material and equipment. So that we are using one of the body, it may be like material, it may be like equipments we are using to bound the person. So he cannot do any type of other activity that is become normal, abnormal. So these are the physical restraint can be used. Then chemical restraint may be medication can be given to the patient, just like sedative medications can be given to those who are become aggressive and those who are become violent for other person. So that medication can be used to restrict the patient's freedom of the movement. So there are two types of the restraint we are using in the particular treatment. So here, risk or complication of the restraint. So risk and complication of the restraint, there are false strangulation, loss of muscle tone, pressure sore, decreased mobility, agitation, reduced bone mass, stiffness, frustration, loss of dignity, constipation, decreased obstructed blood circulation. So these all रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन ऑफ दी रिस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी रस्सी से या फिजिकली किसी भी चीज से हम उसको बाउंड करते हैं, ठीक है, या रिस्ट्रेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है, फॉल्स स्ट्रैंगुलेशन होता है। फॉल्स का मतलब होता है कि वो कभी भी गिर सकता है, या इसके अलावा जो पर्टिकुलर उसकी जो पर्टिकुलर जो बाउंडिंग है, मतलब जो हमने किया है, उससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सो लॉस ऑफ मसल टोन एंड प्रेशर टोन, जब भी हम किसी चीज को बांधते हैं तो हमारे पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो भी मस्कुलर टोन है वो उसके अंदर कम हो जाएगी, और हमारा प्रेशर सोर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस पर दबाव रहता है, प्रेशराइज रहता है पार्ट, जहाँ पर हम उसको टाइटली हम उसको रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो प्रेशर सोर डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशराइज। देन इसके बाद है आपका डिक्रीज्ड मोबिलिटी। एक बार हमने रिस्ट्रेंट कर दिया तो मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, पर्सन को एजिटेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, दैट पर्सन को बहुत ज्यादा एजिटेशन होगा, दैट कंडीशन इज बिकम कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिस्ट्रेंट। देन रिड्यूस द बोन मास, धीरे धीरे हम किसी व्यक्ति को एक जगह हम उसको बाउंड कर देते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उसके अंदर धीरे धीरे जो बोन मास होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है पर्सन के अंदर। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन होता है, जब किसी को बाउंड करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, एंजाइटी होती है। देन लॉस ऑफ डिग्निटी, जो डिग्निटी होती है वो लॉस हो जाती है उस पर्सन के अंदर। कॉन्स्टिपेशन एक मेन कारण है, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होगा, मोबिलिटी नहीं होगी, तो पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ज़्यादा होंगे।
डिक्रीज्ड ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल रुक जाएगा एक जगह यदि हमने उसको रिस्ट्रेंट कर दिया किसी भी फिजिकल फोर्स के द्वारा या किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल्स के द्वारा या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, so that should be blood circulation will be decreasing or become obstruction. So these all risk factors can happen in restraining the patient. So that known as particular seclusion and restraining हम कैसे करते हैं. Now is a catastrophic reaction. So in the catastrophic reaction, so just we have to see the introduction of the catastrophic reaction. Patient with the dementia are prone to having the sudden emotional outbursts as a result of the what seem to be other as a minor stressors known as catastrophic reaction. So these known as, इसमें क्या होता है कि when the patient is having the dementia आपको पता है कि there is a loss of memory. When the patient is having the loss of memory, so the person is having the sudden emotional outburst, जहाँ memory loss हो जाती है और person की loss of consciousness अच्छी रहती है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हेलो गुड मॉर्निंग स्नेहा, उस दिन बात तो हुई थी मेरी, बट अब वो उसके बाद मुझे तो कोई उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका. हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे करिए, शिवानी को यूनिट दे दीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आप शिवानी को दे दो, क्योंकि शिवानी केवल ओनली एक सब्जेक्ट ले रही है, FON ले रही है वो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि FON ले रही है बार बार, सो दैट उसको भी एक सब्जेक्ट अपन दे सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि आप कह देना कि पोस्ट बेसिक में आपकी क्लास डाल दी गई है. ठीक है मैम, ओके ओके. So patient with the dementia are prone to having the sudden and emotional outbursts. जो dementia patient होता है उसको अचानक सडन मतलब एक एक्यूट ऑनसेट होता है और अचानक इमोशनली आउटबर्स्ट होता है एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट सीम टू बी अदर एज ए माइनर स्ट्रेसर्स नोन एज कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन. मतलब जैसे हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि एक आपके पास एक डिमेंशिया वाला पेशेंट है जिसकी मेमोरी लॉस हो गई, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अच्छा है बट मेमोरी लॉस हुई है. उस कंडीशन में वो धीरे धीरे क्या होता है कि सडन अचानक यदि हम इसको कोई भी एंगर जो मूवमेंट करवाएंगे एंगर के लिए, तो जब भी वो एंगर में मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर एग्रेशन होगा. एग्रेशन होने के बाद क्या होगा, सडनली वो आउटबर्स्ट होगा, इमोशनली आउटबर्स्ट होगा. उसके अंदर जो पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी माइनर स्ट्रेस के अंदर. माइनर स्ट्रेस के अंदर जब डेवलप होगी तो इसको कहते हैं कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन. जैसे कि एक एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति सडनली रास्ते में जा रहा है. जब रास्ते में जा रहा है तो उसका अचानक क्या होता है कि जब नॉर्मली वो व्यक्ति जा रहा है और अचानक हम उसको क्या करते हैं कि जस्ट कोई भी टास्क करते हैं जो उसके लिए पर्टिकुलर एबनॉर्मल होता है, तो उस कंडीशन में वो टास्क को देखते हुए वो एकदम नाराज होता है और नाराज होकर के वो अपने आप को जो रिएक्शंस होती है उसको शो करता है. तो दैट रिएक्शन इज को हम कह सकते हैं कि उसको अचानक माइनर स्ट्रेस होता है, उस रिएक्शन को कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है कि सडन एनी पर्सन या कोई डिमेंशिया वाला पेशेंट हो जिसकी मेमोरी लॉस हुई हो या नॉर्मल पेशेंट, अचानक हम उसको डिस्टर्ब करेंगे. डिस्टर्ब होने के बाद यदि उसका एंगर आउटबर्स्ट होगा, इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जो रिएक्शंस होगी वो उसको हम रिएक्शंस को कहेंगे कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन. सो सिम्टम्स क्या है इसके अंदर, इसके अंदर टीयरफुल और एनेक्सियस आउटबर्स्ट होता है. मतलब इसमें टीयरफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, सारे अपने शरीर में एक कंपन हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है और एनेक्सियस होने लगता है, उसका बॉडी के अंदर कंपन होता है, सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है. दैट इज नॉन एज टीयरफुल और एनेक्सियस आउटबर्स्ट. देन पैनिक अटैक. पैनिक का मतलब होता है कि व्हेन द पर्सन इज हैविंग द पैनिक एंजाइटी. पैनिक एंजाइटी कैन डेवलप इनटू द पैनिक अटैक. पैनिक एंजाइटी का मतलब होता है कि यदि वो उस इमोशनल फीलिंग को अडॉप्ट नहीं कर पाता, कोप नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में पर्सन को पैनिक अटैक होता है. दैट इज अ पैनिक सीवियर एंजाइटी. देन सिम्टम्स आर इंटेंस एंड शॉर्ट लाइफ.
जो सिम्टम्स होते हैं वो इंटेंस होते हैं और शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, एक थोड़ी समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो व्यक्ति का थोड़ी समय के लिए गुस्सा होता है, फिर थोड़ी समय के बाद वो काम हो जाता है, दैट इज नोन एज सिम्टम्स आर इंटेंस एंड शॉर्ट लाइव्ड। अनप्रिडिक्टेबल, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एज्यूम कर सकते हैं पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी गुस्से को हम एज्यूम कर सकते हैं कि गुस्सा आने को है इस व्यक्ति को, और यदि गुस्सा नहीं आए, गुस्सा आ गया मतलब लग रहा है कि हाँ इसको जरूर ही गुस्सा आएगा, तो दैट इज द वन ऑफ दी क्या होगा, प्रिडिक्टेबल होगा। और अनप्रिडिक्टेबल कब होगा कि उसको पता नहीं कि गुस्सा आएगा नहीं आएगा, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है पर्सन पे कि उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, कि वो एग्रेसिव है या बिकम काम या क्वाइट है। सो दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। अब इसके लिए मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, रिस्पेरिडोन और हेलोपेरिडोल वी आर गिविंग। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर जैसे कि हम रिस्पेरिडोन दे सकते हैं पेशेंट को, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन होती है, और पेशेंट को एंटी एंजाइटी ड्रग्स हम दे सकते हैं, दैट इज द बेंजोडाइजेपिन्स। सो नेक्स्ट इज द डेलिरियम ट्रेमेंस। आपको यहाँ समझ में आ गया कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन इज व्हेन द पेशेंट इज बिकम द dementic patient or any other type of normal patient, when the person is having any emotional outbursts or any particular sudden outburst, the person can have the reactions towards the anger, so that is known as catastrophic reactions. So the next move on the delirium tremens. So delirium tremens के अंदर delirium tremens is the most severe form of the ethanol withdrawal, manifested by altered mental status, autonomic hyperactivity, which can progress to the cardiovascular collapse. So delirium क्या होता है? It is a loss of consciousness. delirium tremens का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एल्कोहल विड्रॉवल करता है, आफ्टर द एल्कोहल विड्रॉवल, any substance abuse withdrawal, so the person is having the delirium tremens. delirium का मतलब पता है कि loss of consciousness, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस डेलिरियम होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ट्रेमेंस का मतलब होता है कि विड्रॉवल फ्रॉम द रियलिटी, जब उस रियलिटी से विड्रॉ होता है, दैट कंडीशन इज बिकम द ट्रेमेंस। सो इट इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज, दैट इज एथेनॉल विड्रॉवल। एथेनॉल का मतलब होता है कोई भी जो आपके एब्यूजिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको विड्रॉवल करने के बाद दैट पर्सन की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस आर बिकम मैनिफेस्टेड, द ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी होती है डेवलप, विच कैन प्रोग्रेस टू द कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, जो दैट विल लीड टू द कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स के अंदर डेवलप हो जाती है। व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, सीवियर स्ट्रोक हो जाता है, बिकॉज ऑफ मेंटल स्टेटस आर बिकम अल्टर्ड एंड ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी इज आल्सो अल्टर्ड। देन ड्यूरिंग अल्कोहल विड्रॉवल द ट्रांजिएंट हेलुसिनेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्वेश्चन क्या बनता है कि आफ्टर द अल्कोहल विड्रॉवल व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट हेलुसिनेशन विल बी देयर इन द डेलिरियम ट्रेमेंस। सो डेलिरियम ट्रेमेंस के अंदर हेलुसिनेशन मेनली आपका दो हेलुसिनेशन होते हैं, एक तो विजुअल होता है और एक टैक्टाइल होता है। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आपकी क्लास में मुझे बताइए कि कौन है इसमें यार, नहीं तो इसमें कोई गर्ल से बॉयज कर रहा है ये प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि बाहर से तो कोई कर ही नहीं सकता। अब मेरे पास नहीं तो मेनली ये सोनम सिंह कौन है, ये सोनम सिंह? अच्छा अच्छा, तो और कौन हो सकता है समझ में नहीं आ रहा मुझे तो एक्चुअली, क्योंकि इसमें 2 बार किसी रिमूव किया था। हाँ, मैंने भी तीसरी बार अभी ज्वाइन करा है। अच्छा अच्छा, मुझे भी कोई बार बार रिमूव कर रहा है। अच्छा, तेरा एक
या फिर एब्सेंट लगेगी तो आगे चल के हमें भी करना राइट 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 राइट। सबका ये बदतमीजी चल रहा है यहाँ पे। यार ये कोई बात थोड़ी होती है जिससे, यार इन लोगों में कॉमन सेंस नहीं है क्या है? पता नहीं सर क्यों कर रहे हैं। हाँ मतलब ये दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार। इतना थर्ड ईयर में आ गए तुम, अभी फोर्थ ईयर में आने वाले हो हैं, और फिर भी इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आपको कोई क्लास ले रहा है और आप क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो। नॉट, क्या है ये? क्योंकि दिस इज सर नॉट। ये प्रॉब्लम सारे बच्चों के साथ हो रही है मेरे वाले से। अच्छा, तो जिससे पहले भी दिव्या और दीपिका आपको ये बता रही थी और फिर मैंने ज्वाइन करा तो फिर मेरा भी यही हाल हो रहा है, मेरा भी कोई रिमूव कर रहा है बार तो बार। उसमें शो नहीं हो रहा है कि कौन कर रहा है इसमें? नहीं सर ये शो नहीं हो रहा, बस ये सर वो है कि मेरे पास मेंबर वो भी आता है कि प्रॉब्लम। अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ ये कौन है ये। ठीक है सर। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। ओके सर। मुझे एक बार अटेंड, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। यस सर। हाँ तो मुझे एक बार बताइए, मैं चलो एक बार ये अटेंडेंस ले लेता हूँ, सब ऑल आर प्रेजेंट ना। चलो मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद इसको, अभी मैं रख रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई विल सी दैट फिर क्या हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन। बट दिस नॉट शुड नॉट डू लाइक दिस यार, वो व्हाई दिस पीपल्स आई डोंट नो।